नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा और इनके मेजर ग्रुप जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ये वीडियो उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। प्रोटिस्टा के कुछ साइलेंट फीचर देख लेते हैं हम लोग। प्रोटिस्टा, इनकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ये जनरली एक्वेटिक होते हैं। इनका नेचर जो होता है एक्वेटिक होता है, यानी पानी में रहते हैं ये। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर किंगडम सच एज फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो फंजाई से सिमिलरिटी रखते हैं, एनिमल से सिमिलरिटी रखते हैं और प्लांट से भी सिमिलरिटी रखते हैं। हम डिस्कस करेंगे आगे इस बारे में। सम है फ्लैजेला और सीलिया। इनके कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला होता है और कुछ में सीलिया होता है। ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों तरीके से कर सकते हैं ये। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द ग्रुप्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो ग्रुप है इनका, प्रोटिस्टा का मेजर ग्रुप है, वो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसो का मतलब होता है गोल्ड। इनको हम कहते हैं गोल्डन एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं इनको हम लोग, क्राइसोफाइट्स को। इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। इनमें डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ठीक है, ये वाटर के फ्लो के साथ बह जाते हैं, इनको ही हम प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये अपना जो फूड है खुद बना सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। सोप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की एक कवरिंग रहती है, ठीक है, बहुत ही फ्रेश कवरिंग रहती है, देखने में अच्छी लगती है, और अंदर की एक कवरिंग रहती है जिसमें सिंपल कागज़ लगा रहता है, और अंदर जब साबुन के सोप को हम खोलते हैं, साबुन को खोलते हैं तो अंदर वो कागज़ दिखाई देता है। इसी तरह से डायटम्स में भी स्ट्रक्चर होता है। दी वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिल्का एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिल्का एम्बेडेड रहता है, जिसके कारण ये जल्दी नष्ट नहीं होती है इनकी सेल वॉल। पर टू एज डाई एटोमेसियस अर्थ। अब इसकी कहानी बता देता हूँ मैं डाई एटोमेसियस अर्थ की। जो इनकी सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल में जो बाहर की सेल वॉल कवरिंग, बाहर की जो कवरिंग होती है उसमें सिलिका होता है, जो जिस कारण से इनकी बाहर की कवरिंग है वो नष्ट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और जहाँ इनका हैबिटेट रहता है, जहाँ यानी कि जहाँ डायटम्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये अपनी जो कवरिंग है, जब इनकी डेथ होती है तो ये कवरिंग एज इट इज़ सुरक्षित बनी रहती है, ठीक है, और बहुत ही अरबों सालों के बाद ये कवरिंग इकट्ठी होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है, और जैसे ग्रिट होती है, यानी कि मोटी बालू तरह की कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका, तो वो कलेक्ट हो जाती है समुद्र में जहाँ ये रहते हैं। उन्हीं को हम कह दे रहे हैं डाई एटोमेसियस अर्थ। ठीक है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। हमने बताया था इसको, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि ये मुख्य प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के। डायटम्स डू नॉट पोसेस फ्लैजेला एक्सेप्ट इन द रिप्रोडक्टिव स्टेट। इसकी केवल रिप्रोडक्टिव स्टेट में ही फ्लैजेला होता है और इसकी पूरी लाइफ में फ्लैजेला नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम आइसोगैमी टू ऊगैमी। इन ऊगैमी मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड यूनिफ्लैजेलेट। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस ए जाइगोट विच ग्रोस इन साइज एंड फॉर्म्स ए रेजुवेनेसेंट सेल कॉल्ड ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, इसमें दो तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है, या तो आइसोगैमी होगा या ऊगैमी होगा। आइसोगैमी में जो सेल्स मेल और फीमेल केवल नेचर में डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक जो मेल है वो प्लस उसका नेचर होगा और जो फीमेल है उसका छोटा होता है, और मेल यूनिफ्लैजेलेट होता है
और जब मेल और फीमेल दोनों सिनगेमी करते हैं यानी दोनों आपस में मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। इसके जो एग्जाम्पल हैं ट्राइसरेशियम, प्लूरोसिग्मा, नेविक्यूला, सिम्बेला, एम्फीप्लूरा, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। मच ऑफ द पेट्रोलियम ऑफ टुडे इज प्रोबेबली ड्यू टू द डिकेइंग बॉडीज ऑफ द पास्ट डायटम। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है, जो आज हम पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेन रूप से अरबों वर्षों पुराना डायटम्स के थ्रू ही हमें मिल रहा है। अब इसके दूसरे मेंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। डेस्मिड्स या गोल्डन एल्गी है। डेस्मिड्स आर यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होते हैं। लाइक स्पायरोगाइरा दे हैव एन एलेबोरेट क्लोरोप्लास्ट। स्पायरोगाइरा की तरह बहुत ही एलेबोरेट क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब एकदम डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें। ये अनपॉल्यूटेड वाटर में उगते हैं और यूजुअली ये इंडिकेटर होते हैं कि पानी कितना अनपॉल्यूटेड है, ठीक है, यानी कितना फ्रेश है वो। दूसरी कैटेगरी है डायनोफ्लैजेलेट्स। जैसे नाम से आप समझ रहे हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, यानी कि इनके मेंबर्स में 2 फ्लैजेलेट होते हैं। अगर हम इनके मेंबर की बात करें इस तरह से कोई, तो इस तरह से फ्लैजेलेट होते हैं, इसमें 2 फ्लैजेलेट रहेंगे इसमें। मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और समुद्र में रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला, 2 फ्लैजला इनमें होते हैं। वैक्यूल होती है, उसको हम प्यूस्यूल बोलते हैं, PUSULE। प्यूस्यूल का 2 काम होता है, एक तो ये डायनोफ्लैजेलेट को फ्लोट रखती है यानी कि तैराती है, और दूसरा काम ये ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। कुछ बहुत से डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे हैं जिन जो ट्राइकोसिस जिनमें होता है, जो एक्चुअली में इनके दुश्मनों से बचाता है ट्राइकोसिस्ट। निडोब्लास्ट हैव बीन रिपोर्टेड। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स में निडोब्लास्ट होता है जो कि सीलंट्रेटा के इक्विवेलेंट होता है। सीलंट्रेटा में भी निडोब्लास्ट होता है। सीलंट्रेटा में निडोब्लास्ट जो होता है वो दुश्मनों को मारने का काम करता है। एक तरह से प्रीडेटर जो होते हैं सीलंट्रेट्स, उसमें उसी की तरह ये होता है और दुश्मनों से रक्षा भी करता है और दुश्मनों को मारता भी है एज ए प्रे की तरह, यानी शिकार की तरह। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें टॉक्सिन्स होता है जो फिश और इनवर्टिब्रेट्स को मार सकता है। इस टॉक्सिन का नाम ये बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन। इस टॉक्सिन के नाम को सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं। कुछ डायनोफ्लैजेलेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स आर ग्लिनोडीनियम, पेरीडीनियम, जिम्नोडीनियम। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और जो वाटर स्थिर रहता है उसमें ये रहते हैं। इसकी बॉडी में सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं और ये उसी के कारण फ्लेक्सिबल होती है। इसकी जो सेल वॉल है फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव 2 फ्लैजला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। इसमें मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जब सनलाइट इसे अवेलेबल होती है तब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं रहती है तो इसका नेचर हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी कि ये दूसरी चीज़ों से अपना भोजन लेता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट के इक्विवेलेंट होता है, यानी जितना डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट का होगा उतना ही डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट यूग्लिना का भी होगा। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब पढ़ते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अभी तक आपने 3 जो पढ़े, यानी कि सबसे पहले क्राइसोफाइट्स पढ़ा, उसके बाद आपने डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ा, उसके बाद आपने यूग्लिनॉइड्स पढ़ा। जो पहले जो ग्रुप थे यानी क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स ये ऑटोट्रॉपिक थे। उसके बाद जो यूग्लिनॉइड्स आया उसमें मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन था, यानी ये ऑटोट्रॉपिक भी थे और हेटेरोट्रॉपिक भी थे। अब जो आया स्लाइम मोल्ड्स ये प्योरली सेप्रोफाइटिक। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें सेल वॉल नहीं होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये मिलके एक इसकी कवरिंग बना लेते हैं। स्लाइम इसके चारों तरफ कवर्ड रहता है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये जो कवरिंग बना रहे हैं इसको बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम। द प्लाज्मोडियम ग्लाइड्स और क्रीप्स ओवर द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये इसलिए होता है कि मान लीजिए कहीं कोई ऑर्गेनिक मैटर है, मान लीजिए कोई लीव्स है इस तरह से, तो ये इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ये लीव्स से जाके अपना
जो फूड है, जो ऑर्गेनिक मैटर है लीव्स का, वो कंज्यूम कर सके और वो एब्जॉर्ब कर सके। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, इसके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और थोड़ी दूरी पर भी अगर हो तो ये वहाँ पे ब्रांचेस फैला के उससे अपना जो फूड है वो लेता है। इसमें दो कंडीशन पढ़ने वाले हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस में क्या होता है, इनका जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम ब्रांचेस बनाता है और जहाँ पे कहीं ऑर्गेनिक मैटर इसे मिलता है यानी फूड मिलता है, वहाँ से ये अपना फूड एब्जॉर्ब करता है एक तरह से, या फूड कंज्यूम करता है ये सुटेबल कंडीशन में। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, मान लीजिए इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो डीएनए होता है वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दी स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स। अब स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो स्पोर बनते हैं उनमें सेल वॉल होती है। जो स्पोर्स होते हैं वो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं और एडवर्स कंडीशन झेल सकते हैं, सह सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर। जो स्पोर है फिर एयर के थ्रू फैल जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स है वो एनिमल्स के ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, अच्छा यानी कि सेप्रोफाइटिक होते हैं। इनको इसलिए माइसीटा जोआ में रखा गया है। और जो एनिमल का ग्रुप होता है वो होता है मेटाजोआ, और इनको एक अलग ग्रुप जैसे माइसीटा जोआ बोलते हैं। कुछ जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट हैं इन्हें प्रोटिशियन फंजाई बोलते हैं क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो फंजाई टाइप का होता है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल है फाइजेरम, फाइजारेला और फ्यूलिको। प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और प्रीडेटर या पैरासाइट्स के तरीके से रहते हैं ये लोग। दे आर कंसीडर्ड मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव्स टू एनिमल्स। ये मोस्ट प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। जो क्लासिफिकेशन प्रोटोजोअन्स का वो बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है इसको, ठीक है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और लास्ट में आता है स्पोरोजोअन। पहली कैटेगरी है उसमें अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, इसमें हम अमीबा की स्टडी करेंगे। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं, पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल, जो नमी वाली सॉइल होती है उसमें भी ये रहते हैं। ये जो है ये फाल्स फीट बनाते हैं, जैसे अमीबा सीडोपोडिया बनाता है यानी फाल्स फीट बनाता है। सीडोपोडिया कैसा, मान लीजिए ये कोई क्लोज रिलेटेड अमीबा का स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है अंदर, ठीक। और अगर कोई मान लीजिए यहाँ छोटा एनिमल्स है जिसे इसे कैप्चर करना है, ठीक है, तो ये इस तरह से फीड बनाएगा, सीडोपोडिया बनाएगा और इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। इस तरह से कैप्चर कर लेगा इसको, तो ये फॉल्स फीट बनाता है इसमें। जो मैराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं अमीबा, उनमें सिलिका सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैराइन एनवायरनमेंट में रहेंगे तो मैराइन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा कि जो अमीबा श्रिंक ना हो यानी सिकुड़े ना, इसके लिए उसमें सिलिका सेल्स होती है, जिसके कारण ये अमीबा उसमें जिंदा रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, रेडियोलैरियंस, फोरामिनिफेरंस और हीलियोजोन्स इसके एग्जाम्पल हैं। अमीबा की खोज रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने की थी 1755 में, ठीक है। जो ओल्डर सीडोपोडिया होते हैं वो जब डिसअपियर हो जाते हैं तो व्रिंकलर्स बन जाते हैं, रिंकलर्स उसकी बॉडी में, ठीक है, उसको हम यूरोइड बोलते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ते हैं। अपर पार्ट की जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ये रहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करते हैं ये। इसमें जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट यानी कि 4 न्यूक्लियस और 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। और इसमें अमीबिक डिसेंट्री है या अमीबॉइसिस है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की अपर पार्ट में रहता है तो वहाँ उसको ये डैमेज कर देता है और बार बार लूज मोशन होते हैं, उल्टी होती है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टर, ये इसके सिम्टम्स होते हैं अमीबिक डिसेंट्री के या अमीबियासिस के।
अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है, ठीक। अगर ये पैरासाइट फॉर्म में है तो वो डिसीज कॉज करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में हम पहला एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा का जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट यानी सेकेंड होस्ट जो है टिस्टिस फ्लाई सीसी मक्खी होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस है। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का एक एग्जाम्पल है। ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस कहाँ रहता है? इट इनहेबिट्स वेजाइना ऑफ वुमेन एंड काजेस द डिसीज ल्यूकोरिया। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला। ये टर्माइट्स यानी कि जो दीमक होती है उसकी इंटेस्टाइन में रहता है। ट्राइकोनिम्फा के बगैर जो टर्माइट्स होता है वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। दे हैव ए केविटी, जिसे कहते हैं गुलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कि सेल सरफेस के आउटसाइड में खुलता है। और एक गुलेट एक तरह से माउथ का काम करता है। जो सीलिया होते हैं ये एक तरह से सेंसेशन एक्सेप्ट करते हैं। जब भी कोई इनके एनवायरनमेंट या वाटर के आसपास ऐसा कोई प्रे होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जिसे ये खाना चाहते हैं, तो सीलिया की जो डायरेक्शन है इस तरह से हो जाती है कि पानी वाटर का फ्लो जो है इनके गुलेट यानी माउथ की तरफ हो जाता है और वो प्रे सीधे इनके अंदर चला जाता है। सिलिएट्स सो न्यूक्लियर डाइमॉर्फ में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। मैक्रोन्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इसमें ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है जो डिफेंस का काम करता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये सिलिएट्स की रक्षा करते हैं। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन या बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंजुगेशन के थ्रू होता है। कंजुगेशन में सीलिया हेल्प करते हैं क्योंकि सीलिया एक तरह से सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं और जब भी कोई दूसरा जो है सिलिएट्स उसमें होता है तो वो उसके पास चले जाते हैं और कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, जिससे एक सिलिएट्स का जो डीएनए है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, मोस्ट एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम, बॉर्टिसेला, ओपेलाइना और बैलेंटाइडियम इसका एग्जाम्पल है। पैरामीशियम के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कप्पा पार्टिकल आपको याद रखना है, कप्पा पार्टिकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है कप्पा पार्टिकल कहाँ रहता है, तो वो पैरामीशियम में होता है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करता है। कप्पा पार्टिकल करता क्या है असल में? सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडीज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉल्ड पैरामीसिन, ठीक है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं और पैरामीसिन का प्रोडक्शन करती हैं। बैलेंटाइडियम कोलाई इज ए सिलिएट्स प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ कोलन एंड सीकम ऑफ मैन, मंकी एंड पिग्स। ये एक पैरासाइट है जो कोलन में रहता है, सीकम में, मैन की, मंकी की और पिग में। सीकम, कोलन, रेक्टम ये तीनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये उनका पैरासाइट होता है और क्या करता है? इट काजेज बैलेंटाइडियल डिसेंट्री, ठीक है। ये बैलेंटाइडियल डिसेंट्री काज करता है। डिसेंट्री जहाँ शब्द आप सुने तो समझ जाएं कि डिसेंट्री में लूज मोशन होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से वॉमिटिंग भी होती है, खाना हजम नहीं हो पाता है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं बैलेंटाइडियल डिसेंट्री के। बैलेंटाइडियम इज आल्सो प्रेजेंट इन द रेक्टम ऑफ फ्रॉग। ये पैरासाइट रेक्टम ऑफ फ्रॉग में भी होता है। स्पोरोजोअन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। स्पोरोजोअन्स अपनी लाइफ साइकिल में इन्फेक्टिव स्टेज रखते हैं और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन्स में डिसीज फैलाते हैं। जितने सारे मेंबर हैं इनके सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं। दोनों ही फेजेज होती हैं इसमें, सेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज होती है। ये मोनोजेनेटिक हो सकते हैं या डाइजेनेटिक हो सकते हैं। मोनोजेनेटिक मतलब ये एक ही होस्ट में अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है गुजार देते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं मोनोजेनेटिक। और जब इन्हें दो होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तब इन्हें कहते हैं डाइजेनेटिक। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है,
जैसे प्लाज्मोडियम हम बोलते हैं, उसके लिए वो डाइजेनेटिक है। क्यों? क्योंकि उसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो। बहुत ही जो डेंजरस है वो है प्लाज्मोडियम, और ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ही स्ट्रैगरिंग, चौंका देने वाले इफेक्ट काज करता है, चौंका देने वाले इफेक्ट देता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस और ईमेरिया। प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है एक। प्लाज्मोडियम इज ए स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट विच पासेस इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, फीमेल एनाफ्लीज। इसका एक होस्ट है फीमेल एनाफ्लीज जो प्राइमरी होस्ट है इसका, और इसका दूसरा होस्ट है सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है, इसका दूसरा होस्ट ह्यूमन है। सच ए लाइफ साइकिल इज नोन एज डाइजेनेटिक। इट काजेज द डिसीज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये मलेरिया काज करता है। स्पोरोजॉइट्स, ये शब्द आपको याद रखना है। स्पोरोजॉइट्स प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम, और जब मच्छर काटता है, यानी कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो काटता है, तो वो अपनी लार से ब्लड में स्पोरोजॉइट्स को छोड़ता है। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल इज एब्सेंट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल एब्सेंट रहती है। ठीक है, यानी कि ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द स्टोमक ऑफ मॉस्किटो। जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लाज्मोडियम का, वो मॉस्किटो के स्टोमक में होता है। जो जाइगोट होता है मोटाइल होता है और उसे ऊकाइनिड कहते हैं, और जब वो पेनिट्रेट करता है स्टोमक मच्छर की स्टोमक में, तो उसे कहते हैं ऊसिस्ट। जो स्पोरोजॉइट्स होता है उसमें एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। फिर उसके बाद वो स्पोरोजॉइट कहाँ चला जाता है? स्टोमक से निकल के मच्छर यानी कि फीमेल एनाफ्लीज की लार में चला जाता है। अब इसमें कुछ डेज दिए गए हैं, जैसे 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस होता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। क्यों? क्योंकि सर रोनाल्ड रॉस ने ये इस्टेब्लिश किया था रिलेशन, मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, इसलिए उनकी याद में वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर्ड किया गया डे है। 25 अप्रैल इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, कि हम जो मलेरिया है उसके प्रति जागरूक रहें और उससे सचेत रहें, इसलिए ये 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। It is most common of India. Its incubation period is about 14 days. It causes benign tertian. इसका जो incubation period होता है वो 14 days का होता है। incubation period क्या होता है? जैसे कि मच्छर जब काटता है, तो जिस समय मच्छर ने काटा है और जब पेशेंट के पृथला जो सिम्टम्स दिखाई देता है, उसके बीच के समय को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी मच्छर के काटने से जब फर्स्ट सिम्टम्स दिखाई देता है, उसके बीच के समय को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 आवर्स। जो फीवर की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार जो फीवर आता है वो हर तीसरे दिन आता है। ठीक है, हर तीसरे दिन, इसको 48 आवर्स में कहते हैं। रिकरेंट अटैक्स ऑफ फीवर इज कॉल्ड पैरोक्सिन्स। 48 आवर्स यानी एवरी थर्ड डे कैसे हुआ? अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें 12, अगर आपको नाइट में मच्छर ने काटा, ठीक है, तो ये पहला दिन हो गया, ये पूरा एक दिन हो गया, ये पूरा एक दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया और ये तीसरा दिन होगा। अगर रात में काटा तो ये पहला दिन, उसके बाद 12 घंटे ये दूसरा दिन बीत चुका, तीसरे घंटे में सिम्टम्स आपको आएंगे, यानी दोबारा से बुखार आएगा। अब इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इट इज़ कॉमन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ पार्ट में ये कॉमन है, लेकिन ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में ये ग्रेटेस्ट किलर माना जाता है फैल्सीपेरम। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 12 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 डेज का था। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर एवरी 48 आवर्स।
जो बुखार की पुनरावृत्ति होती है 48 आवर्स में होती है, बिल्कुल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की तरह ही, ठीक है, यानी कि एवरी थर्ड डे। इट काजेज मैलिग्नेंट या परनीसियस और सेरिब्रल टर्शियन मलेरिया, ठीक है, बहुत ही घातक मलेरिया काज करता है ये, ठीक है। ये देखो टर्शियन मलेरिया, टर्शियन का मतलब होता है तीसरा, और थर्ड डे में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया। इट इज कॉमन इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द ओनली स्पीसीज विच कैन आल्सो इन्फेक्ट अदर प्राइमेट्स। ये केवल ऐसी स्पीसीज है ये जो मैन के अलावा अदर प्राइमेट्स जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, इस तरह एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड 28 दिन का हो गया है। देख याद करो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 डेज का था, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का 12 डेज का था, और अब इनका 28 डेज का हो गया है। रिकरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर 72 आवर्स, यानी एवरी 4th डे। रात में मच्छर ने काटा, ये आपका पहला दिन हो गया, फर्स्ट डे, ये आपका दूसरा दिन हो गया, ये आपका तीसरा दिन हो गया, ये आपका चौथा दिन हो गया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4th डे। इट काजेज क्वार्टन मलेरिया। जब 4th डे है तो क्वार्टन मलेरिया बोलते हैं इसको। और जबकि इससे पहले जो हमने प्लाज्मोडियम के और वेरिएंट पढ़े थे वो सब टर्शियन मलेरिया फैला रहे थे, यानी एवरी थर्ड डे में जो बुखार की पुनरावृत्ति हो रही थी। लास्ट हमारा जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द 4 स्पीसीज विच इन्फेक्ट मैन, मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। ये जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका में अधिकतर पाया जाता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 14 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का भी 14 डेज का था, ठीक है। इट काजेज माइल्ड टर्शियन मलेरिया। 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। ये टर्शियन मलेरिया काज करता है, यानी कि रिकरेंस ऑफ फीवर आफ्टर 48 आवर, यानी हर तीसरे दिन में बुखार आएगा, ठीक है। एक और टर्म मैं बता दूं आपको, पैरोक्सिम्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हर एक 48 आवर्स की याद, यानी हर एक तीसरे दिन में पैरोक्सिम्स होता है, यानी कि मलेरिया का अटैक होता है। इसमें 3 कैरेक्टर शामिल हैं। सबसे पहले तो आपको सर्दी लगनी शुरू होगी और कपकपी लगेगी, ठीक है। उसके बाद फिर तेज बुखार आएगा, ठीक, दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर ये होगा कि कुछ समय के बाद वो तेज बुखार धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन नौसिया आएगा, जैसे कि जी मिचलाएगा उसमें, ठीक है। ये सब कैरेक्टर होंगे, ठीक। तो इसे कहते हैं हम पैरोक्सीसिम्स। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए।